स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको सुनाते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा। ये कहानी है उस आदमी की जिसने जाति की बेड़ियों को तोड़ने का साहस किया। वो न राजा था, न मंत्री, न किसी महल में पैदा हुआ। वो जनता के बीच से उठकर आया और जनता के लिए जिया। उसका नाम था ईवी रामास्वामी पेरियार। वो तूफान की तरह उठा और सदियों से जमी हुई अन्याय की दीवारों को हिला दिया। उसने कहा, सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। दलित, पिछड़े, महिलाएं, जिनकी आवाज सदियों तक दबाई गई, पेरियार ने उस आवाज को गूंज बना दिया। उसने मंदिरों के दरवाजे तोड़े, समाज के दकियानूसी नियमों को जलाया और तर्कवाद की मशाल जलाई जो आज भी जल रही है। आइए एक ऐसी यात्रा पर जो हमें दिखाएगी कि एक अकेला इंसान पूरे समाज का चेहरा कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ एक जीवन कथा नहीं, ये क्रांति का घोषणा पत्र है। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला और ये है पेरियार, दलित उत्थान की अमर गाथा। अध्याय 1, प्रस्तावना। पेरियार कौन थे और क्यों जरूरी हैं? भारत के सामाजिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों की क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष थे ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम सब पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार यानी वो इंसान जिसने अपने जीवन का हर पल, हर सांस, हर शब्द जाति भेद मिटाने, दलितों और पिछड़ों को उनका सम्मान दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पेरियार के जीवन की वो संपूर्ण गाथा जो केवल उनकी कहानी नहीं बल्कि भारत के करोड़ों दलितों और वंचितों के संघर्ष की कहानी भी है। ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन है। पृष्ठभूमि: दक्षिण भारत और जातिगत व्यवस्था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन एक और लड़ाई थी जो उतनी ही पुरानी और उतनी ही कठोर थी। ये थी जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के गांव-गांव में दलित और पिछड़ी जातियों को मंदिर में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। वे ऊंच जाति के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। ऊंच जाति की गलियों से नंगे पांव गुजरना पड़ता था। यहाँ तक कि शादी में ढोल या बैंड बजाना भी उनके लिए वर्जित था। शिक्षा, रोजगार और सम्मान, ये तीनों ही अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। ऐसे माहौल में कोई भी साधारण व्यक्ति चुप रहता, अपनी नियति मान लेता, लेकिन पेरियार ने ये सब अन्याय मानकर ठुकरा दिया। पेरियार का परिचय: पूरा नाम ईरोड वेंकटा रामास्वामी। 1879 में ईरोड, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार में जन्मा। परिवार संपन्न था, लेकिन जातिगत ढांचा इतना कठोर था कि पेरियार ने बचपन से ही भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। बचपन में ही उन्होंने देखा एक दलित बच्चा स्कूल के आंगन में बाहर बैठकर पढ़ता है क्योंकि उसे अंदर बैठने की अनुमति नहीं। उन्होंने देखा गांव के कुएं पर दलितों के लिए अलग गंदा पानी रखा जाता है। ये दृश्य उनकी आत्मा में गहरे उतर गए। क्यों जरूरी है पेरियार आज भी? आप सोच सकते हैं, पेरियार का समय तो 100 साल पहले का था, तो आज उनके विचारों की क्या जरूरत है? लेकिन सच ये है कि सामाजिक बराबरी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दलितों के साथ होने वाला भेदभाव, आरक्षण के मुद्दों पर बहस, जातिगत हिंसा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि पेरियार जैसे योद्धाओं के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पेरियार ने कहा था, जिस दिन हर इंसान को बिना जाति, बिना धर्म, सिर्फ इंसान के रूप में देखा जाएगा, उस दिन ही असली स्वतंत्रता मिलेगी। यही सोच इस ऑडियो बुक की आत्मा है। अध्याय 2, बचपन और प्रारंभिक संघर्ष। हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। ये चिंगारी अक्सर बचपन में देखे गए किसी अन्याय, किसी पीड़ा या किसी घटना से जन्म लेती है। ईवी रामास्वामी पेरियार के जीवन में ये चिंगारी उनके बचपन में ही सुलग चुकी थी। आइए आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, तमिलनाडु के ईरोड नामक कस्बे में। परिवार और सामाजिक माहौल। ईरोड एक छोटा लेकिन व्यस्त व्यापारिक केंद्र। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, लेकिन सामाजिक जीवन पर ऊंच नीच की कठोर रेखाएं खींची हुई थीं। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ।
एक वैश्य परिवार में जो तुलनात्मक रूप से संपन्न था। उनके पिता वेंकट रामा नायकर एक सफल व्यापारी थे और माँ चिन्नाथायम्मल धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। घर में भले ही आर्थिक कमी न थी, लेकिन जातिगत सोच का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। शहर की गलियों में भी ये कुआं ब्राह्मणों के लिए, ये कुआं बाकी लोगों के लिए जैसी रेखाएं थीं। दलितों के घर बस्ती के किनारे होते और ऊंच जातियों के लोग उन्हें छूने तक से बचते। बचपन के अनुभव, पहली चोट। पेरियार बचपन से ही तेज और सवाल करने वाले स्वभाव के थे। एक बार वे अपने स्कूल में देख रहे थे कि एक दलित लड़का बरामदे में फर्श पर बैठकर पढ़ रहा है, जबकि बाकी बच्चे बेंच पर। कारण पूछा तो मास्टर ने कहा, ये नियम है, जाति के हिसाब से जगह तय होती है। ये सुनकर पेरियार ने कहा, क्या पढ़ाई में भी जाति देखी जाती है? ये सवाल मास्टर को अच्छा नहीं लगा और पेरियार को चुप करा दिया गया। ऐसे कई छोटे छोटे दृश्य उनकी स्मृति में चिपकते चले गए। उनके मन में ये बीज बोया गया कि समाज का ढांचा अन्यायपूर्ण है। शिक्षा अधूरी लेकिन आंखें खोलने वाली। पेरियार ने प्रारंभिक शिक्षा ईरोड के एक स्थानीय स्कूल में शुरू की, लेकिन वे पारंपरिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। स्कूल में सिखाई जाने वाली बातें उन्हें रटी रटाई और जातिवादी लगतीं। एक बार उन्होंने धार्मिक कहानी में पूछ लिया, अगर भगवान सबको बराबर मानते हैं तो शूद्र और दलित को मंदिर में क्यों नहीं आने देते? इस सवाल पर उन्हें डांट पड़ी और माता पिता को बुला लिया गया। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगे। यहीं से उनका असली मैदान की शिक्षा शुरू हुई, जहां उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलित ग्राहकों के जीवन को नजदीक से देखा। धर्म और अन्याय, बनारस यात्रा का असर। किशोरावस्था में पेरियार धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार वे काशी और बनारस तीर्थ यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि किस तरह मंदिरों में ऊंच जाति के लोग दलितों को अंदर जाने नहीं देते और पुजारी दान के नाम पर अमीर यात्रियों से विशेष व्यवहार करते हैं, जबकि गरीबों को अपमानित किया जाता है। सबसे चुभने वाली घटना तब हुई जब पेरियार भूखे थे और एक धर्मशाला में भोजन मांगने गए। पुजारी ने उनका गोत्र पूछा और जब सुना कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, तो उन्हें अछूत लोगों के साथ बैठने को कहा। ये अनुभव उनके दिल में गहरा घाव छोड़ गया और यही वो क्षण था जब उन्होंने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ अपने भीतर विद्रोह की पहली लपट महसूस की। समाज सेवा की पहली पहल। युवावस्था में पेरियार ने अपने कस्बे में दलितों को व्यापार में अवसर देने की कोशिश की। वे अपने पिता की दुकान पर दलित ग्राहकों को सम्मान से बैठाकर चाय पिलाते थे, जो उस दौर में असामान्य माना जाता था। कई बार समाज के लोग उनसे नाराज होते, लेकिन पेरियार को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि दलित उत्थान सिर्फ दया या दान से नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकार और आत्मसम्मान से होगा। शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियां। पेरियार की शादी कम उम्र में नागम्मल से हुई। नागम्मल न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि आगे चलकर वे उनके आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुईं। पेरियार ने विवाह में भी जातिगत रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दिखावे और अनावश्यक रस्मों से बचाकर इसे सादगी से संपन्न किया। निष्कर्ष, संघर्ष की नींव। पेरियार का बचपन आर्थिक रूप से आरामदायक लेकिन सामाजिक रूप से विषाक्त माहौल में गुजरा। उन्होंने कम उम्र में ही जातिगत भेदभाव को न केवल देखा, बल्कि सवाल करना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थानों पर हुए अपमान ने उनके भीतर विद्रोह का बीज बो दिया। पेरियार अब वो किशोर नहीं रहे जो सिर्फ सवाल पूछता था। अब वे उत्तर खोजने और बदलाव लाने की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 3। कांग्रेस में प्रवेश और मोहभंग। बचपन और युवावस्था में जातिगत अन्याय को नज़दीक से देखने के बाद पेरियार अब बदलाव की तलाश में थे। उन्हें लगा कि शायद भारत की आज़ादी की लड़ाई ही वो रास्ता है जिसमें सामाजिक बराबरी भी आ सकती है, और इस सोच ने उन्हें पहुंचा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दरवाजे पर। कांग्रेस में प्रवेश, उम्मीदों का दौर। 20वीं सदी के पहले दशक में कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। हर जगह उसकी शाखाएं खुल रही थीं और आज़ादी का सपना लोगों के दिलों में बस रहा था। पेरियार ने सोचा, अगर हम सब मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी ले लेंगे तो शायद जातिगत अन्याय भी खत्म हो जाएगा। सन 1919 के आसपास वे कांग्रेस से जुड़े और जल्दी ही अपनी संगठन क्षमता और स्पष्ट वक्तृत्व के कारण पहचाने जाने लगे।
वे लोगों को सभा में खींच लाते थे और उनके भाषणों में सामाजिक सुधार की मांग हमेशा शामिल रहती थी। बनारस कांग्रेस अधिवेशन, कटु सच्चाई का सामना। 1920 में पेरियार कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण अधिवेशन बनारस सत्र में गए। यहाँ उन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पर देखा कि कांग्रेस के भीतर भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। भोजन के समय ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को अलग अलग बैठाया गया। दलित कार्यकर्ताओं को तो सबसे अलग किनारे बैठाकर खाना दिया गया। पेरियार ने इसका विरोध किया, लेकिन आयोजकों ने कहा, ये हमारे धार्मिक नियम हैं, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक गहरा झटका था। अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ही जाति के बंधन में बंधे हैं, तो दलित और पिछड़ों का भविष्य क्या होगा? असहयोग आंदोलन और काशी की घटना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तेज हो रहा था। पेरियार ने भी इसमें हिस्सा लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई प्रदर्शन किए। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और चुभने वाला अनुभव हुआ। काशी के एक कार्यक्रम में एक दलित कार्यकर्ता ने पेरियार से कहा, हम आज़ादी की लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन अपने ही देशवासी हमें मंदिर में घुसने नहीं देते। ये सुनकर पेरियार ने महसूस किया कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता उससे भी ज़रूरी है। 1922 वायकॉम सत्याग्रह। कांग्रेस से जुड़े रहते हुए पेरियार ने 1924 में वायकॉम सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो केरल में दलितों को मंदिर की सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए था। जब गांधी जी ने स्थानीय ब्राह्मण नेताओं से समझौता किया और सिर्फ आंशिक रास्ता खोला, तो पेरियार नाराज हुए। उनका मानना था कि आधा न्याय अन्याय से भी बुरा है। वायकॉम में पेरियार की भूमिका इतनी अहम थी कि लोग उन्हें वायकॉम वीरर कहने लगे, यानी वायकॉम का नायक। कांग्रेस से मोहभंग 1925 तक। पेरियार ने महसूस कर लिया कि कांग्रेस का मुख्य ध्यान अंग्रेज़ों से राजनीतिक स्वतंत्रता पाने पर है, लेकिन वो सामाजिक बराबरी के मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है। दलितों और पिछड़ों की शिक्षा, रोजगार और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों पर कांग्रेस में गंभीर चर्चा तक नहीं होती थी। एक बैठक में उन्होंने कहा, अगर आज़ादी के बाद भी दलित और पिछड़े उसी जगह पर रहेंगे तो ये आज़ादी किसके लिए होगी? इस पर कई वरिष्ठ नेता असहज हो गए। अंततः 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तय किया कि वे अपनी अलग राह पर चलेंगे, एक ऐसी राह जिसका केंद्र बिंदु होगा सामाजिक न्याय। आत्मसम्मान आंदोलन का बीज। कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार ने दक्षिण भारत में अपने विचारों का प्रचार शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दलितों और पिछड़ों को केवल राजनीतिक अधिकार देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र बनाना होगा। यही सोच आगे चलकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में जन्मी। इस आंदोलन का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का अंत, महिलाओं और दलितों को बराबरी का दर्जा, धर्म और अंधविश्वास से मुक्ति। कांग्रेस में बिताए साल पेरियार के लिए सीखने का दौर थे। उन्होंने जाना कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पर्याप्त नहीं है, दलितों और पिछड़ों की सच्ची मुक्ति के लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है। अध्याय 4, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। 1925। ये वो साल था जब पेरियार ने एक नया रास्ता चुना। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब उनकी लड़ाई केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समानता के लिए होगी। और इस नई दिशा ने जन्म दिया आत्मसम्मान आंदोलन को, जिसने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के जीवन में नई क्रांति ला दी। आंदोलन की पृष्ठभूमि। 1920 के दशक में तमिलनाडु जातिगत अन्याय और धार्मिक रूढ़ियों की गिरफ्त में था। दलित और पिछड़ी जातियां न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास खो चुकी थीं। उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया गया था कि वे निचले हैं और यही उनकी नियति है। पेरियार ने कहा, जब तक हम खुद को नीचा मानते रहेंगे, कोई भी हमें ऊपर नहीं उठा सकता। हमें सबसे पहले अपना आत्मसम्मान वापस लेना होगा। आंदोलन का नाम और उद्देश्य। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तमिल में सुयमर्यादै इयक्कम। नाम ही इसका संदेश था, आत्मसम्मान वापस पाओ, अपने अधिकार खुद लो, किसी भी जातिगत, धार्मिक या सामाजिक बंधन के सामने सिर मत झुकाओ। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिला और पुरुष की समानता, अंधविश्वास और धार्मिक शोषण का अंत, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, स्वतंत्र विवाह, इंटरकास्ट मैरिज और बिना पुजारी के विवाह की मान्यता। दलितों को आंदोलन से जोड़ना।
पेरियार जानते थे कि दलित समाज को आंदोलनों में जोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि सदियों के भेदभाव ने उनमें भय और हिचक पैदा कर दी थी। वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमते, दलित बस्तियों में बैठकर चाय पीते, उनके साथ भोजन करते, ताकि ये संदेश जाए कि बराबरी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी है। एक गांव में जब पेरियार ने दलित परिवार के घर भोजन किया, तो ऊंच जातियों ने बहिष्कार की धमकी दी। पेरियार ने जवाब दिया, जिस समाज में बराबरी का खाना खाना पाप है, उस समाज को बदलना मेरा धर्म है। शिक्षा और आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आंदोलन का पहला हथियार था शिक्षा। पेरियार ने कहा, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वे सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने वाला कभी गुलाम नहीं बन सकता। उन्होंने मुफ्त स्कूल खोलने के लिए चंदा इकट्ठा किया और कई जगहों पर दलित बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए। वे लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर देते थे और मानते थे कि शिक्षित महिला समाज में क्रांति ला सकती है। धार्मिक परंपराओं को चुनौती। आत्मसम्मान आंदोलन का सबसे साहसी पहलू था धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वास का विरोध। पेरियार का मानना था कि मंदिर और धर्मग्रंथ अगर बराबरी नहीं सिखाते तो वे मानवता के दुश्मन हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा, अगर कोई देवता तुम्हें अछूत कहता है तो उस देवता को ठुकरा दो। मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान पेरियार ने कई बार दलितों को संगठित करके मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाया। भले ही पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने समाज की नींव हिला दी। महिलाओं की भागीदारी। पेरियार के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अहम थी। उनकी पत्नी नागम्मल और कई अन्य महिलाएं गांव-गांव में जाकर सभा करती, जिसमें वे जाति विरोध और महिला अधिकारों की बातें करती। आत्मसम्मान आंदोलन में पहली बार दलित महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर बोलने लगी। ये उस दौर में क्रांतिकारी बदलाव था। प्रेस और प्रचार। पेरियार ने आंदोलन को फैलाने के लिए अखबारों का सहारा लिया। उन्होंने कुडी आरसू नामक पत्रिका निकाली, जिसमें जातिवाद, दलित अधिकार और महिला स्वतंत्रता पर लेख छपते। दलित लेखक और कवि इसमें अपनी रचनाएं भेजते, जिससे आंदोलन को सांस्कृतिक बल मिला। ब्राह्मणवाद से सीधी टक्कर। पेरियार का विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वे ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ खुली चुनौती देते थे। उन्होंने कहा, अगर समाज में कोई ऊंच नीच है तो वो ब्राह्मणवाद की देन है। इसे खत्म करना ही सच्ची सेवा है। इस रवैये के कारण उन्हें कई बार धमकियां मिली, लेकिन पेरियार कभी पीछे नहीं हटे। आत्मसम्मान आंदोलन ने दलितों और पिछड़ों के मन में ये विश्वास जगाया कि वे भी बराबरी से जी सकते हैं। ये केवल आंदोलन नहीं था, ये मानसिक गुलामी के खिलाफ युद्ध था। अध्याय 5, शिक्षा और दलित जागरण। दलित उत्थान की किसी भी यात्रा में शिक्षा वो रोशनी है जो अंधकार को चीरकर रास्ता दिखाती है। पेरियार को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अगर दलित और पिछड़े शिक्षित हो गए तो कोई भी शक्ति उन्हें गुलाम नहीं बना पाएगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पेरियार ने शिक्षा को दलित जागरण का सबसे बड़ा हथियार बनाया। शिक्षा, पेरियार का पहला मंत्र। पेरियार कहते थे, शिक्षा केवल पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, बल्कि ये सोचने और सवाल करने की ताकत देती है। उनका मानना था कि सदियों से दलितों को शिक्षा से दूर रखना ऊंच जातियों की सोची समझी साजिश थी। वे बार बार कहते, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वे हमारी अगली पीढ़ी की बेड़ियां तोड़ देंगे। गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार। आत्मसम्मान आंदोलन के दौर में पेरियार ने शिक्षा प्रचार को एक अलग अभियान बना दिया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते, बच्चों को खेत में काम पर मत लगाओ, स्कूल भेजो, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए ऊंच जाति के स्कूलों में भी प्रवेश लेने की कोशिश करो और भेदभाव का विरोध करो। एक घटना में पेरियार ने देखा कि दलित बच्चों को स्कूल में बैठने की जगह बाहर दी गई है। उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा, अगर ये स्कूल सरकार का है तो यहाँ हर बच्चा बराबरी से पढ़ेगा, वरना मैं खुद कक्षा में बैठकर पढ़ाऊंगा। मुफ्त स्कूल और छात्रावास। पेरियार ने कई जगहों पर गरीब और दलित बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और छात्रावास खोले। इसके लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और कई अमीर व्यापारियों को इस काम में लगाया। उनका मानना था, शिक्षा दान नहीं, अधिकार है। इन छात्रावासों में न केवल पढ़ाई होती थी, बल्कि जातिवाद, अंधविश्वास और समानता पर चर्चा भी होती थी। ये बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता था। लड़कियों की शिक्षा पर जोर। पेरियार के लिए लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी थी जितनी लड़कों की। वे कहते थे, एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। वे दहेज प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलते, क्योंकि ये सब महिलाओं की शिक्षा में बाधा थे।
उन्होंने कई आत्मसम्मान विवाह में ये शर्त रखी कि लड़की की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रहेगी। शिक्षा और आत्मसम्मान का संबंध। पेरियार का मानना था कि शिक्षा के बिना आत्मसम्मान अधूरा है। वे कहते, जो व्यक्ति खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो दूसरों की लिखी गुलामी को सच मान लेता है। इसलिए वे दलित युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति, कानून और विज्ञान में भी दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे चाहते थे कि दलित वकील बने, पत्रकार बने, डॉक्टर बने, ताकि समाज में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। सरकारी नौकरियों में प्रवेश। शिक्षा अभियान के साथ साथ पेरियार सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी बढ़ाने पर भी काम करते थे। वे आरक्षण की मांग को मजबूती से रखते थे ताकि पढ़े लिखे दलित युवाओं को सरकारी पद मिल सके। वे कहते, अगर सत्ता के दरवाजे पर हमारी चाबी नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। जागरण सभाएं और शिक्षा मेले। पेरियार ने शिक्षा के प्रचार के लिए शिक्षा मेले, एजुकेशन फेयर्स आयोजित किए। इन मेलों में बच्चों की किताबें, विज्ञान प्रदर्शनी और सामाजिक सुधार पर नाटक होते थे। दलित और पिछड़े परिवारों को मुफ्त में किताबें दी जाती थीं। इन मेलों में वे खुलकर कहते, हमारा असली मंदिर स्कूल है, हमारा असली पूजा पढ़ाई है। दलित लेखकों और पत्रकारों का निर्माण। शिक्षा के प्रचार का एक बड़ा असर ये हुआ कि कई दलित युवक पत्रकार और लेखक बनने लगे। वे पेरियार की पत्रिकाओं में लिखते, कविताएं और लेख छापते, जो जातिवाद के खिलाफ आवाज बनते। पेरियार कहते थे, एक कलम 100 तलवारों से ज्यादा ताकत रखती है। पेरियार ने शिक्षा को दलित जागरण का सबसे मजबूत स्तंभ बनाया। उन्होंने साबित किया कि जब एक दलित बच्चा पढ़ता है तो वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे पेरियार ने धर्म, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के खिलाफ खुली जंग छेड़ी ताकि दलित मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। अध्याय 6। धर्म, अंधविश्वास और दलित मुक्ति। सदियों से धर्म के नाम पर जातिवाद को वैधता दी गई। अंधविश्वास ने दलितों को मानसिक गुलामी में जकड़ दिया। पेरियार ने समझ लिया था कि अगर मानसिक जंजीरें नहीं टूटीं तो सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पेरियार ने धर्म और अंधविश्वास की जड़ों को चुनौती दी और दलित मुक्ति का रास्ता साफ किया। धार्मिक पाखंड पर खुली चोट। पेरियार का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान को बराबरी का संदेश देना है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने धर्म को जातिवाद का हथियार बना दिया। वे अक्सर कहते, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो वो जाति क्यों बनाएगा। वे शास्त्रों में लिखी जातिगत विभाजन की बातें सार्वजनिक सभाओं में पढ़ते और फिर सवाल करते, क्या ये इंसान की बनाई हुई साजिश नहीं। मंदिर प्रवेश आंदोलन। दक्षिण भारत में दलितों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। पेरियार ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। उन्होंने हजारों दलितों को लेकर मंदिरों के दरवाजे पर धरना दिया। एक घटना में जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा, अगर ये भगवान सबका है तो इसके दरवाजे पर ताला क्यों? और अगर ये सिर्फ ऊंच जाति का है तो इसे सार्वजनिक मंदिर क्यों कहा जाता है? उनके इस आंदोलन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। अंधविश्वास का पर्दाफाश। पेरियार का मानना था कि अंधविश्वास समाज को सोचने की क्षमता से वंचित करता है। वे लोगों को समझाते, ग्रह नक्षत्र का असर आपकी मेहनत से बड़ा नहीं है। कोई भी मनुष्य ईश्वर के नाम पर चमत्कार नहीं कर सकता। ताबीज़, झाड़ फूंक और ज्योतिष गरीब को और गरीब बनाते हैं। वे सार्वजनिक मंचों पर ताबीज़ जलाते, नकली बाबा और तांत्रिकों को चुनौती देते। धर्म सुधार बनाम धर्म का त्याग। पेरियार ने शुरू में सोचा कि शायद धर्म सुधार से बदलाव आएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सुधार पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक जाति आधारित धर्म को नहीं छोड़ा जाएगा, दलित पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। वे लोगों को तर्क, विज्ञान और मानवतावाद अपनाने की सलाह देते थे। बौद्ध धर्म और आत्मसम्मान। पेरियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बौद्ध धर्म को दलित उत्थान का साधन मानते थे। उन्हें बुद्ध का समता का सिद्धांत बेहद प्रिय था। वे कहते, बुद्ध ने जाति नहीं मानी, मूर्ति पूजा नहीं मानी और मानव को सबसे बड़ा मान दिया। यही असली धर्म है। कई आत्मसम्मान सम्मेलन में वे बौद्ध धम्म की शिक्षाएं सुनाते और दलितों को मानसिक गुलामी छोड़ने की प्रेरणा देते। धार्मिक प्रतीकों का पुनर्परिभाषण।
पेरियार ने धार्मिक प्रतीकों का भी पुनर्परिभाषण किया। जैसे उन्होंने कहा कि मंदिर की घंटी से ज़्यादा मायने स्कूल की घंटी का है, पूजा की थाली से ज़्यादा ज़रूरी किताबों की थाली है, आरती के दीपक से ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा का दीपक है। इस तरह वे धार्मिक भावनाओं को शिक्षा और आत्मसम्मान से जोड़ देते थे। पेरियार ने अपनी पत्रिकाओं कुडियरसु और विदुतलाई में धार्मिक पाखंड पर लेख लिखे। उनके लेख अक्सर बहुत सीधे और कटु होते थे, लेकिन असरदार भी। वे कहते, अगर मेरी बात सुनकर किसी को गुस्सा आता है तो समझा जो मैंने सही जगह चोट की है। उनके भाषणों में तर्क, हास्य और व्यंग्य का ऐसा मिश्रण होता था कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। दलित मुक्ति की परिभाषा। पेरियार के लिए दलित मुक्ति सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक आज़ादी भी थी। वे कहते, अगर तुम भगवान से डरते हो तो तुम्हारा मालिक भगवान बनकर तुम्हें दबाएगा। अगर तुम इंसान को इंसान मानोगे तो तुम खुद मालिक बनोगे। उनके इस विचार ने लाखों लोगों के दिलों में डर की जगह आत्मविश्वास भर दिया। पेरियार ने धर्म और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया। उन्होंने दलितों को बताया कि असली मुक्ति भीतर से शुरू होती है। अध्याय 7। राजनीतिक संघर्ष और सत्ता में दलितों की भागीदारी। सामाजिक क्रांति की मशाल जल चुकी थी, लेकिन पेरियार जानते थे, अगर सत्ता के गलियारों में दलितों की आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। राजनीति की ओर पहला कदम। 1920 के दशक में पेरियार ने महसूस किया कि सामाजिक आंदोलनों की पहुंच सीमित है। समाज बदलने के लिए कानून बदलना जरूरी है और इसके लिए राजनीति में उतरना अनिवार्य था। उन्होंने जस्टिस पार्टी के साथ काम शुरू किया। ये वो राजनीतिक दल था जो ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करता था और पिछड़ों व दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बना था। जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन। जस्टिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था नौकरियों में पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए आरक्षण, शिक्षा में समान अवसर, प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व का अंत। पेरियार ने इस पार्टी में शामिल होकर दलितों के मुद्दों को पहली पंक्ति में ला दिया। वे कहते, अगर संसद और विधानसभा में सिर्फ ऊंची जाति के लोग बैठेंगे तो वे अपने फायदे के कानून बनाएंगे। हमें वहां पहुंचकर अपने हक के कानून बनाने होंगे। आत्मसम्मान आंदोलन और राजनीति का मेल। पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन पहले से ही जनता में लोकप्रिय था। उन्होंने इस आंदोलन को राजनीति से जोड़ा ताकि जो विचार मंचों पर बोले जाते थे वे कानून की शक्ल ले सकें। सभा में वे अक्सर कहते, जागो, पढ़ो और सत्ता में जाओ, यही मुक्ति का रास्ता है। आरक्षण की लड़ाई। पेरियार की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक थी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। उन्होंने 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण और दलित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 44% आरक्षण लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था, जब तक दलितों और पिछड़ों के पास आर्थिक साधन नहीं होंगे, बराबरी सिर्फ किताबों में रहेगी। सत्ता में भागीदारी का मंत्र। पेरियार का मंत्र स्पष्ट था, सिर्फ वोट डालने से बदलाव नहीं होगा, हमें चुने जाने की ताकत भी चाहिए। पंचायत से लेकर संसद तक दलितों की आवाज़ पहुंचे। किसी भी कानून या नीति में दलितों की राय शामिल हो। वे दलित युवाओं को चुनाव लड़ने, ग्राम पंचायत में सक्रिय होने और प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित करते थे। केंद्रीय और प्रांतीय राजनीति पर प्रभाव। हालांकि पेरियार खुद ज्यादा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने ऐसे नेताओं को तैयार किया जो सत्ता में जाकर दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज़ बने। उनके समर्थक तमिलनाडु के अलावा पूरे दक्षिण भारत में राजनीति में सक्रिय हुए। उनकी रणनीति थी, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो 1 सीट जीतूंगा, अगर मैं 100 नेताओं को तैयार करूंगा तो 100 सीटें जीतेंगी। राजनीतिक विचारधारा। सत्ता का मतलब सेवा। पेरियार के लिए राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं था, बल्कि सत्ता का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए करना था। वे कहते, राजनीति में आओ, लेकिन अपनी जाति या परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए आओ। उन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका। पेरियार ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी दलित अधिकारों के मुद्दे उठाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनके संबंध आपसी सम्मान और समान उद्देश्य पर आधारित थे। दोनों मानते थे कि राजनीति का इस्तेमाल दलितों की मुक्ति के लिए होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी कई सम्मेलनों में भाषण देकर यह संदेश दिया,
दलित और पिछड़े अगर एकजुट होकर राजनीति में भाग लेंगे तो भारत का चेहरा बदल जाएगा। पेरियार ने राजनीति को सामाजिक न्याय का साधन बनाया। उन्होंने साबित किया कि सत्ता में हिस्सेदारी के बिना बराबरी अधूरी है। अध्याय 8 शिक्षा, दलित सशक्तिकरण की कुंजी, जंजीरों में जकड़ा समाज, सदियों की अज्ञानता और भेदभाव की काली परछाइयां। पेरियार जानते थे, अगर इन जंजीरों को तोड़ना है तो सबसे पहले शिक्षा की मशाल जलानी होगी। शिक्षा पर पेरियार की मूल सोच। पेरियार का मानना था, शिक्षा ही वह चाबी है जो गरीबी, जातिवाद और गुलामी के ताले खोल सकती है। उनके अनुसार जब तक दलितों और पिछड़े वर्गों के पास पढ़ने लिखने का अवसर नहीं होगा, वे बराबरी के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वे अक्सर कहते, अशिक्षित मन गुलामी को नियति मान लेता है, शिक्षित मन सवाल पूछता है और बदलाव लाता है। स्कूलों के दरवाजे खोलना। उस दौर में कई सरकारी और निजी स्कूल दलित बच्चों को प्रवेश ही नहीं देते थे। जहां प्रवेश मिलता भी था, वहां जातिगत भेदभाव इतना था कि बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। पेरियार ने इस अन्याय को चुनौती दी। उन्होंने आंदोलन, धरने और कानूनी लड़ाई के जरिए स्कूलों के दरवाजे दलितों के लिए खोले। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने सरकार से दलितों के लिए विशेष स्कूल खुलवाने और शिक्षकों की नियुक्ति में जाति आधारित रोक खत्म करवाने की मांग की। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पेरियार का मानना था कि शिक्षा सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। वे गरीब बच्चों से फीस वसूलने के खिलाफ थे, खासकर दलित बच्चों से। उन्होंने कहा, अगर सरकार मुफ्त सड़क और पानी दे सकती है तो मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं। उनकी कोशिशों से मद्रास सरकार ने गरीब बच्चों के लिए फीस माफी और मुफ्त किताबें देने की शुरुआत की। लड़कियों की शिक्षा में क्रांति। पेरियार ने सिर्फ दलित लड़कों की नहीं, बल्कि दलित लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया। वे मानते थे कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। उन्होंने महिला विद्यालयों में दलित लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और हॉस्टल की सुविधा की मांग की। इस पहल से पहली बार कई दलित बेटियों ने हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। भाषा और पाठ्यक्रम सुधार। पेरियार को लगता था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम भी जातिवाद से भरा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों और जातिवादी विचारों से भरी किताबें दलित बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थीं। उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान और सामाजिक न्याय को शिक्षा का हिस्सा बनाने की मांग की। उनकी सोच थी, किताबें बच्चों को आज़ाद सोच देनी चाहिए, गुलाम सोच नहीं। वयस्क शिक्षा आंदोलन। पेरियार ने महसूस किया कि बड़ी संख्या में वयस्क दलित अशिक्षित हैं। उन्होंने रात्रि विद्यालय और गांव-गांव में शिक्षा केंद्र शुरू करवाए, जहां किसान, मजदूर और महिलाएं भी पढ़ना लिखना सीख सकें। कई जगह उन्होंने स्वयं रात में चाकबोर्ड लेकर पढ़ाना शुरू किया। वे कहते, उम्र शिक्षा में बाधा नहीं बल्कि अशिक्षा ही असली बाधा है। छात्रवृत्ति और आर्थिक मदद। शिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी गरीबी। पेरियार ने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और हॉस्टल की व्यवस्था करवाने में सरकार पर दबाव डाला। वे हमेशा कहते, प्रतिभा जाति की मोहताज नहीं होती, उसे सिर्फ अवसर चाहिए। शिक्षा और आत्मसम्मान का रिश्ता। पेरियार मानते थे कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच का आधार है। वे दलित युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ इतिहास, राजनीति और विज्ञान में गहरी समझ विकसित करने की सलाह देते थे। उनका संदेश था, पढ़ो ताकि तुम्हें कोई धोखा न दे सके। पेरियार ने दलितों के हाथ में किताब देकर ये विश्वास जगाया कि वे अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। शिक्षा को उन्होंने हथियार बनाया और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया, ज्ञान ही असली मुक्ति है। अध्याय 9 महिला अधिकार और दलित नारी मुक्ति। सदियों से दोहरी बेड़ियों में जकड़ी दलित नारी, एक तरफ जातिगत भेदभाव, दूसरी तरफ पितृसत्ता का शिकंजा। पेरियार जानते थे, अगर दलित समाज को आगे ले जाना है तो उसकी आधी आबादी को पहले आज़ाद करना होगा। दलित महिला, सबसे वंचित वर्ग। पेरियार ने देखा कि दलित महिलाएं समाज के सबसे निचले पायदान पर थीं। उनके सामने 3 तरह के शोषण थे: जातिगत उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक शोषण। उनका मानना था, अगर किसी समाज की महिलाएं गुलाम हैं तो वो समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। शिक्षा, नारी मुक्ति की पहली सीढ़ी। पेरियार ने दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलने और मुफ्त शिक्षा दिलाने में विशेष प्रयास किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लड़कियों को छात्रवृत्ति मिले, हॉस्टल की सुविधा मिले,
शिक्षक उन्हें भेदभाव रहित वातावरण में पढ़ाएं। वे कहते थे, एक शिक्षित दलित नारी अपने बच्चों को गुलामी में नहीं, आज़ादी में पालती है। विवाह में समान अधिकार। उस दौर में दलित महिलाओं की शादी अक्सर कम उम्र में होती थी और उन्हें घरेलू हिंसा, दहेज और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। पेरियार ने कम उम्र में शादी का विरोध किया, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की वकालत की, स्वेच्छा से विवाह और तलाक का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने कहा, विवाह बंधन नहीं, साझेदारी होना चाहिए। पर्दा और परंपराओं का विरोध। कई जगह दलित महिलाएं भी ऊंची जातियों के प्रभाव में पर्दा प्रथा अपनाने लगी थीं, जिससे वे शिक्षा और सामाजिक जीवन से कट जाती थीं। पेरियार ने इसे महिला विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। उनकी रैलियों में अक्सर ये नारा गूंजता था, चेहरा नहीं, सोच ढको अगर ढकना है तो। आर्थिक आत्मनिर्भरता। पेरियार ने दलित महिलाओं के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, कपड़ा बुनाई इकाइयां और छोटे उद्योग शुरू करवाए। उनका मानना था, अगर महिला की जेब में अपनी कमाई है तो उसके हक की आवाज़ भी बुलंद होती है। राजनीति में भागीदारी। पेरियार चाहते थे कि दलित महिलाएं केवल घर तक सीमित ना रहें। उन्होंने उन्हें पंचायत, नगरपालिका और राज्य राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। कई महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी। धार्मिक और सांस्कृतिक बंधनों से मुक्ति। पेरियार के अनुसार कई धार्मिक परंपराएं महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए गढ़ी गई थीं। उन्होंने दलित महिलाओं से कहा, तुम देवी नहीं, इंसान बनो। तुम्हारा सम्मान पूजा में नहीं, बराबरी में है। उन्होंने महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। नारी सम्मान के लिए सामाजिक सुधार। पेरियार के कार्यक्रमों में महिला मंच भी होता था, जहां दलित महिलाएं अपने अनुभव, समस्याएं और विचार खुलकर रखती थीं। ये उस दौर में क्रांतिकारी कदम था जब महिलाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता था। पेरियार के प्रयासों ने दलित महिलाओं में आत्मविश्वास की चिंगारी जलाई, जो आज भी कई घरों में उजाला फैला रही है। उन्होंने साबित किया, जब एक नारी जागती है तो पूरा समाज जाग उठता है। अध्याय 10। राजनीति में पेरियार और दलित अधिकारों की नीतिगत जीत, सड़क से संसद तक, जनसभा से नीति तक। पेरियार का संघर्ष सिर्फ नारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक तंत्र को बदलकर दलित समाज के लिए ठोस अधिकार हासिल किए। राजनीति में प्रवेश का कारण। पेरियार का मानना था कि केवल सामाजिक आंदोलन से बदलाव अधूरा है, जब तक कि उसे राजनीतिक शक्ति का समर्थन न मिले। उन्होंने देखा, जातिगत भेदभाव कानून बनाकर ही रोका जा सकता है, दलित आरक्षण और शिक्षा के अधिकार के लिए राजनीतिक दबाव जरूरी है। यही सोच उन्हें राजनीतिक मंच पर आने के लिए प्रेरित करती है। जस्टिस पार्टी और पेरियार का योगदान। पेरियार ने 1920 के दशक में जस्टिस पार्टी से जुड़कर दक्षिण भारत में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई को तेज किया। उनकी कोशिशें थीं सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कराना, उच्च शिक्षा में दलित और पिछड़ी जातियों के लिए विशेष सीटें, प्रशासनिक पदों पर ऊंची जातियों के वर्चस्व को तोड़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का राजनीतिक असर। उनका स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सिर्फ सांस्कृतिक क्रांति नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी बन गया। इस आंदोलन के दबाव में तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश कानून आया। सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर सख्त रोक लगी। दलितों को ग्राम पंचायत चुनाव में सीटें मिलने लगीं। आरक्षण नीति में भूमिका। पेरियार ने आरक्षण को दलित उत्थान का अनिवार्य साधन माना। उनके दबाव और जनता के आंदोलन के कारण 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार आरक्षण नीति लागू हुई। बाद में ये नीति पूरे देश में बहस और सुधार का आधार बनी। वे कहते थे, आरक्षण कृपा नहीं, हक है। ये सदियों के अन्याय का हिसाब है। मंदिर प्रवेश और धार्मिक अधिकारों की जीत। पेरियार की राजनीतिक सक्रियता ने 1939 के बाद दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश कानून लागू कराया, जिसके तहत दलितों को भी मंदिरों में प्रवेश का कानूनी अधिकार मिला। इस जीत ने दलित समाज में आत्मसम्मान की लहर पैदा की। सरकारी नौकरियों में अवसर। उनके आंदोलनों के दबाव में कई सरकारी विभागों में दलित भर्ती कोटा तय किया गया। भर्ती प्रक्रिया में जातिगत भेदभाव को अपराध माना गया। दलित युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। शिक्षा में क्रांति। पेरियार ने शिक्षा नीति में दलित बच्चों के लिए फ्री स्कूलिंग मिड डे मील स्कीम, ताकि गरीब बच्चे स्कूल जाएं। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल जैसे सुधार लागू करवाए। राजनीतिक विरोध और चुनौतियां। पेरियार को राजनीतिक विरोधियों से भी जूझना पड़ा।
उन्हें हिंदू विरोधी कहा गया। उनके आरक्षण आंदोलन को विभाजनकारी बताने की कोशिश हुई, लेकिन पेरियार ने साफ कहा, अगर समानता मांगना विभाजन है तो मैं इस विभाजन के साथ हूं। दलित नेताओं को आगे लाना। पेरियार ने अपने राजनीतिक आंदोलन में दलित नेताओं को अग्रिम पंक्ति में लाकर नेतृत्व दिया। उन्होंने कई दलित युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा। विरासत और असर। पेरियार के राजनीतिक संघर्ष का असर आज भी दिखता है। तमिलनाडु में शिक्षा और नौकरियों में मजबूत आरक्षण व्यवस्था, दलित नेताओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, दलितों के अधिकारों पर कानून बनाने की परंपरा। पेरियार ने दिखा दिया, सत्ता के गलियारों में कदम रखे बिना समाज की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली जा सकती। उनके राजनीतिक संघर्ष ने दलित अधिकारों को कागज से जमीन तक पहुंचाया, लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान में है जो आज भी हर दलित के दिल में धड़कता है। अध्याय 11। पेरियार का अंतिम संघर्ष और अमर विरासत। जब उम्र 90 के पार हो गई थी, तब भी पेरियार की आवाज में वही गूंज थी, वही ज्वाला थी। वे जानते थे कि शरीर थक रहा है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। बुजुर्गी में भी बगावत। 1940 और 50 के दशक में पेरियार की उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन वे रोजाना सभाओं में जाते, लेख लिखते और नए नए आंदोलनों का नेतृत्व करते। 1952 में उन्होंने हिंदी विरोध आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहले से भी तेज भाषण दिए। बुजुर्ग होने के बावजूद गर्मी, बारिश, धूल, कोई भी परिस्थिति उन्हें रोक न सकी। मंदिरों में समानता का अंतिम प्रयास। 1960 के दशक में उन्होंने देखा कि कई जगहों पर कानून होने के बावजूद दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उन्होंने फिर से बड़े आंदोलन खड़े किए, पुलिस और प्रशासन को सीधे चुनौती, मंदिरों के बाहर धरने, कानूनी कार्रवाई के लिए याचिकाएं, महिला अधिकारों पर आखिरी मुहिम। पेरियार हमेशा मानते थे कि दलित उत्थान में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ प्रचार, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, महिलाओं के लिए अलग स्कूल और छात्रवृत्ति योजनाओं की मांग जारी रखी। राजनीतिक सच्चाई और निराशा। पेरियार ने देखा कि सत्ता में आने वाले कई लोग दलित और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन असली सुधार भूल जाते हैं। उन्होंने खुलेआम इन नेताओं की आलोचना की। नेता बदलते हैं, लेकिन जातिवाद की जड़ें नहीं हिलती, इसलिए जनता को जागरूक रहना होगा। आखिरी बड़ी रैली। 1973 में उम्र के आखिरी साल में पेरियार ने मद्रास, अब चेन्नई में एक विशाल सभा की। वहां उन्होंने कहा, अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो मेरा संघर्ष भी चल रहा है। इस सभा में लाखों लोग जुटे। दलित, पिछड़े, महिलाएं, युवा, सब उनकी बात सुनने आए थे। अंतिम दिन 24 दिसंबर 1973 को पेरियार का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से मना किया और अपने घर में ही रहना पसंद किया। अपने आखिरी दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे जाने के बाद भी मेरी आवाज़ तुम्हारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। 25 दिसंबर 1973 को 94 वर्ष की उम्र में ये महान क्रांतिकारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। अंतिम विदाई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, फूलों की बारिश हुई, लेकिन सबसे भावुक दृश्य था दलित मजदूर, महिलाएं और गरीब किसान, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, रोते हुए उन्हें विदा कर रहे थे। अमर विरासत पेरियार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा बन चुके थे। तर्कवाद, समानता, आत्मसम्मान और जातिवाद मुक्त समाज, उनके विचारों ने न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। आज की पीढ़ी के लिए संदेश। अगर पेरियार आज होते तो शायद कहते, अन्याय चाहे कितना भी पुराना हो, उसे खत्म करना ही होगा, और उसके लिए बोलना, लड़ना और बदलना यही रास्ता है। पेरियार का जीवन ये सिखाता है कि बदलाव की लड़ाई उम्र, समय और परिस्थिति से नहीं रुकती। उन्होंने हमें सिखाया, सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। आज जब हम समानता की बात करते हैं तो उसमें पेरियार की गूंज सुनाई देती है, और यही है उनकी अमर विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राह दिखाती रहेगी। पेरियार चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना।
उन्होंने हमें सिखाया कि जातिवाद सिर्फ कानून से नहीं मिटता, ये तब खत्म होता है जब हर दिल से भेदभाव का जहर निकल जाए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि समानता के लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष चाहिए। आज जब हम किसी दलित को मंदिर में पूजा करते देखते हैं, जब एक लड़की खुलेआम अपने सपनों का पीछा करती है, तो उसमें कहीं न कहीं पेरियार की छाया होती है। पेरियार ने अपना जीवन जला दिया ताकि हम रोशनी देख सके। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस रोशनी को बुझने न दे। रेडियो पाठशाला से हम आपको ये वादा करते हैं, हम इतिहास के इन क्रांतिकारियों की कहानियां लाते रहेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि बदलाव के लिए एक आवाज लाखों जिंदगियां बदल सकती है। कृपया इस ऑडियो बुक को इतना शेयर करो कि पेरियार की आवाज एक बार फिर से पूरे भारत में गूंज जाए। पेरियार अमर रहें, उनकी सोच अमर रहे। जय समानता, जय मानवता।